जवाब लेकर एसी का चालू कर तो गर्मी लग रही। हमने कल देखा था निकाय क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है। आज देखेंगे उसके आगे ऊष्मागतिकी के नियम, तीनों नियम हमने आपको याद करने के लिए कहा था। तीनों नियम आपको याद हो गया होगा। 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। कहीं कहीं पे पुस्तकों में मिलते हैं कि शून्य नियम भी है, लेकिन वो एक्चुअली उसके बारे में बात ही नहीं करते लोग। तो ये 3 नियमों को जानना है। तो ये 3 नियम पढ़ने के बाद हमने कहा था तीनों याद करके आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें, अगर आप दे सकते हैं तो। ऊष्मागतिकी से संबंधित नहीं है, बताइए क्या। ए, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन। बी, रासायनिक अभिक्रिया के होने की सीमा। फिर सी है, ये इसका रिमोट किधर, हाँ, सी है अभिक्रिया की दर। और डी है रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना। हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ प्रश्नों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि वो बहुत सारी जानकारी देती है। रासायनिक अभिक्रिया संबंधित नहीं है, तो हमें यह जानना होगा रासायनिक अभिक्रिया किससे संबंध रखती है, किससे नहीं रखती है, किस बात से संबंधित है। पहली बात, रासायनिक ऊष्मागतिकी से हम क्या रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं? बिल्कुल हम इससे करते हैं। दूसरा, अभिक्रिया की होने की सीमा, हाँ अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, कब तक होती रहेगी, इसके बारे में बताता है। अभिक्रिया की दर नहीं बताया जा सकता है, यानी कि जो संबंधित नहीं है उसी को बताना है। रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना, यस होगी कि नहीं होगी, ये भी बताया जा सकता है इस विज्ञान में। तो जो गलत है वो इसका राइट आंसर है, जैसे कि आपको पूछा गया। तो रासायनिक ऊष्मागतिकी संबंधित है ए, बी और डी, सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे संबंधित है और ये बातें हम अगर टॉपिक में बताते तो शायद आपके दिमाग में ना आता। अगला है खुला निकाय इनमें से क्या है? गिलास एवं पानी, बी गिलास, सी केवल पानी और डी है कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? हाँ, केवल पानी। आपने निकाय कहा है तो निकाय के लिए 5 चीजें नहीं होती हैं, निकाय केवल एक ही चीज होता है। तो हम उस पानी को कह रहे हैं निकाय। गिलास कभी निकाय नहीं हो सकता। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? कैलोरी, अर्ग, न्यूटन, जूल। जूल। फिर इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका आंसर कल आप लिख के लाएंगे, होमवर्क है आपका। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी का महत्व लिखिए। निकाय कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। ऊष्मागतिकी के 3 नियमों को परिभाषा आपको याद भी करके आना है और लिख के भी आना है। और है अगला, ऊष्मागतिकी के गुण लिखो। ऊष्मक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? और साथ में इसके बाद आ रहा है अगला है, यदि प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है तो ऊर्जा संकट क्यों है? ये सारे प्रश्न एग्जाम में आपके यहाँ आते हैं, याद रखना। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 120 जूल जो है वो कितना कैलोरी होगा, ये भी आपको मुझे बताना है। तो कल का ये होमवर्क है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सबसे सरल प्रश्नों में से है इतना। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे? कोई सिस्टम की बात करें तो किसी भी सिस्टम में जो ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जिस प्रकार की भी ऊर्जाएं हैं, उनको हम उसकी आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। यानी सिस्टम में उपस्थित सभी ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। किसी भी तंत्र में उपस्थित सभी अणुओं की कुल ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा को हम याद करना चाहें तो
एक शॉर्ट बता देता हूँ, एक ट्रिक है छोटा सा शॉर्ट, ताकि कितने प्रकार के आंतरिक ऊर्जा को पढ़ सकें। तो आप याद कर सकते हैं, त्रिवेण करके अगर याद करेंगे तो 5 प्रकार की ऊर्जा हमें, 6 प्रकार की ऊर्जा हमें यहाँ नजर आएगी। TRIVEN, ET, ER, ऐसे। तो T मतलब ट्रांसवर्सनल, R रोटेशनल, I इंटरेक्शनल, V वाइब्रेशनल, E इलेक्ट्रॉनिक और N न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह से आप त्रिवेण याद करके इन चीजों को याद रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बात आगे बढ़ाता हूं। ET ट्रांसवर्सनल एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा। ER रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा। EI अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शनल। अन्योन्य क्रिया मतलब होता है आकर्षण, एक दूसरे को दूर से आकर्षित करना, इंटरेक्शनल एनर्जी। इंटरेक्शन बोलते हैं ना, इंटरेक्शन होता है उनके साथ, यही कहानी है। कंपन वाइब्रेशनल एनर्जी। EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और EN है न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। ये इस प्रकार से हमारे पास 6 प्रकार की ऊर्जाएं हम देख रहे हैं। इन सभी ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा को इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। तो अतः आंतरिक ऊर्जा E इज इक्वल टू ET प्लस ER, EI, EV, EE और EN। और भी ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो इन ऊर्जाओं को हम क्या, योगफल को क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक ऊर्जा। तो क्या बोला गया? किसी भी तंत्र में उपस्थित सभी अणुओं की कुल ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। यानी किसी भी तंत्र में जो भी ऊर्जाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। अवस्था फलन है। अतः क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है डेल्टा ई का। केवल ई का अध्ययन कभी भी पॉसिबल नहीं है, डेल्टा ई का पॉसिबल है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1, या हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू EP माइनस ER। यहाँ डेल्टा ई जो है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब दो मानों का अंतर। तो डेल्टा ई परिवर्तन को दर्शाता है। E2 या हम कह सकते हैं EP, उत्पाद। ये यार बड़ी देर हो गए ना, आजा या दो ठो यार। देखो लोग बोलते हैं इसमें आंख नहीं है, पता नहीं इतनी तेज कैसे हो सकती है। उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा इसी तरह से E1 या ER जो है अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा है। तो ये हुआ आंतरिक ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है एग्जाम में। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसको हम पढ़ाएंगे और हाँ आर तो लिखा मैंने, हाँ चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित प्रश्न आता है, उसके व्यंजक लिखने के लिए प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले यार प्रश्न आता है तब पढ़ें, ये सोच के पढ़ोगे थोड़ी सीख पाओगे। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही पॉसिबल है। इसको दिया था मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज ने। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं और इसमें कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।
हम इसके गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। चलिए, आज कहाँ से इतने सारे लेके आए हो क्या आप? हाँ चलो देखते हैं क्या सच में ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं क्या है। अरे यार, ये तो मुश्किल है। अब यार ऊपर से रैकेट थोड़ी मंगाऊंगा, इसका अति हो गया है, काटेगा तो परेशान हो जाएंगे। क्या हो गया? देखिए, स्थिर, अरे यार कहाँ पे चले गए एंथैल्पी में। हाँ, ऊष्मागति के प्रथम नियम को जरा समझना चाहते हैं कि ये जैसे कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उनका रूपांतरण ही पॉसिबल है। तो क्या करेंगे? एक हत्या हो गई। और कर दिए क्या डॉट? चलिए, माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है तथा उसे Q ऊष्मा दी जाती है एवं उस पर W कार्य किया जाता है। तब उसकी आंतरिक ऊर्जा ये E2 हो जाता है। जरा देखें, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कितनी है? E1। उसे ऊष्मा दोगे तो क्या होगा? हमने कहा था ना, सभी ऊर्जाओं का योगफल। तो उसको ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा को ग्रहण करके उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर बोलता है कि अगर उस पर कार्य कर दिया गया तो ये W हो गया। तब की स्थिति में इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ करके E2 हो जाएगा। तो पहले तो E1 था, हमने ऊष्मा दिया, Q जुड़ गया, हमने उस पर कार्य किया, W जुड़ गया, और फाइनली अब उसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो गया। अर्थात E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? Q प्लस W। बोलो, अब आप ये जानते हो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E। बोलो, तो क्या हुआ? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है जब उसे ऊष्मा दी जाती है या उस पर कार्य किया जाता है या दोनों किया जाता है। ठीक, तो यह है ऊष्मागति की प्रथम नियम का फॉर्मूला। ऊष्मागति की कौन सा नियम? प्रथम नियम। का व्यंजक। इसको चलो समीकरण नंबर 1 कर दें। यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, इसका मतलब है कि E2 का मान जो है E1 के बराबर ही रहे। तब क्या होगा? अतः क्या हो जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू 0। क्यों? डेल्टा E इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। तो E2 का मान क्या होगा? E1 है। E1 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, बराबर।
तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? 0 हुआ। तब अरे यार, मच्छर भगाने के चक्कर में कुछ और लिख डालता हूं, बहुत देर हो गया। तब डेल्टा ई का मान क्या हो गया? 0। तब समीकरण 1 से तो डेल्टा ई का मान 0 है, इज इक्वल टू क्या होगा? Q प्लस W। तो Q इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे तो माइनस W होगा, या फिर हो सकता है W इज इक्वल टू माइनस Q। इस जगह पे ये अर्थ निकलता है कि, इससे अर्थ निकलता है कि जितनी ऊष्मा दोगे, अगर उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो रहा तब की स्थिति में बता रहे हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जहां बढ़ गया तो उस आंतरिक ऊर्जा को कहीं पर खर्च कर देगा, या कम तो यहां पर देखिए या रख लेगा। तो इन्होंने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, तो ये खर्च करेगा कार्य में। जितना उसको ऊष्मा दी जाएगी उतना कार्य करेगा, या जितना उस पर कार्य किया जाएगा उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यहां पर क्या निकला? अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन न हो तो तंत्र को जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर देता है। ये पहली वाली बात हो गई। या उल्टा क्या कह सकते हैं? या तंत्र पर जितना कार्य किया जाता है उसे पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। चलिए, ये है, हमने यहां पर सिद्ध की, ये ऊष्मागति की प्रथम नियम का फॉर्मूला हुआ। यहां पे सिद्ध किया हमने कि अगर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं हुआ तो जितनी भी हमने ऊष्मा देंगे वो कार्य में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि रूपांतरण हो जाएगा, न कि वो कुछ और भागों में जाकर नष्ट हो गया या बन गया नया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल H से दर्शाते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली बात है, वो स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ज्ञात की गई जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी ऊर्जा ही है, ऊष्मा ही है, पर इसमें संबंध होता है कि स्थिर दाब पर ज्ञात की गई है, इसलिए हम इसको कहेंगे एंथैल्पी। स्थिर आयतन पर जब ज्ञात किया जाता है तब उसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो देखा है स्थिर दाब पर, तो एंथैल्पी क्या है? तो इन्होंने बताया एंथैल्पी जो है आंतरिक ऊर्जा का दाब व आयतन के गुणनफल का योगफल होता है। इन्होंने कहा स्थिर दाब पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब व आयतन का गुणनफल का योगफल होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, तो ये है आंतरिक ऊर्जा संबंधित बातें, ये एंथैल्पी संबंधित बातें। इस जगह पर आप याद रखिएगा, माना कि एक छोटी सी बात और बता देता हूं, चलिए काम आएगा आपका। एंथैल्पी
एंथैल्पी अवस्था फलन होता है। अतः क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, या हम कह सकते हैं उत्पाद और उसके बारे में बात करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। जहाँ तक आप समझ सकते हो, P यानी प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी, तंत्र की ये अंतिम अवस्था में एंथैल्पी। 1 2 को प्रारंभिक और अंतिम अवस्था भी मानते हैं ना। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है आपके लिए कि यहाँ पर हमने सीधा उत्पाद लिख दिया है। उत्पाद न लिख करके भी प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा और उत्पाद के लिए क्या होगा अंतिम अवस्था के लिए, और E2 E1 के लिए प्रारंभिक अवस्था के लिए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपकी मर्जी जैसा लिखना चाहे। ठीक है, चलिए क्या क्या बताया मैंने आपको। यहाँ पे डेल्टा H ये यहाँ पे आ गया। अब यहीं पे एक बात और काम करते हैं, चलिए बता दें कि क्या क्या है। यहाँ पर डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, परिवर्तन H2 अंतिम। अब यहाँ पर अंतिम प्रारंभिक दोनों बता रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, H1 प्रारंभिक एंथैल्पी, H2 अंतिम एंथैल्पी। और अगर हम HR लिखते हैं तो अभिकारक की एंथैल्पी, और HP कहें तो उत्पाद की एंथैल्पी। ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम एंथैल्पी परिवर्तन में बात करें तो क्या होगा, स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी इंग्लिश में चेंज, परिवर्तन को चेंज लिखते हैं तो हम परिवर्तन ही लिख रहे हैं यहाँ पे। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा। दाब स्थिर है तो P डेल V होगा। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT, याद आ रहा है आपको? हाँ, तो P डेल V इज इक्वल टू डेल NRT होगा। आयतन चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, कणों की संख्या भी चेंज होगी। बाकी सारी चीज़ें स्थिर है, दाब स्थिर है यहाँ पर, और ये स्थिरांक है ही, और T स्थिर है। तब यहाँ पर होगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक शब्द आता है आपके पास, ताप में वृद्धि। यहां पर रहता है ऊष्माधारिता शब्द आता है। ताप में वृद्धि स्थानांतरित ऊर्जा के समानुपाती होता है। ताप में जो परिवर्तन होगा वो क्या बोला गया है, स्थानांतरित तापी ऊर्जा के समानुपाती होगा। इस बात को अगर आधार माने तो हम ऊष्मागतिकी के नियमों की तरफ थोड़ी थोड़ी बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। ये है ऊष्माधारिता संबंधित बातें।
ये क्या हो सकता है? तो ताप में जो परिवर्तन होगा डेल्टा टी, यहां पर क्या बोला है? तापीय ऊर्जा के समानुपाती होता है, यानी कि Q के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी क्यू, या हम यहां पर कह सकते हैं C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बाई क्यू लिखा जा सकता है। तो यहां पर एक बात समझने वाली बात है, ताप में वृद्धि जो है किसके समानुपाती होगा? ऊर्जा के, तापीय ऊर्जा के। तो तापीय ऊर्जा में क्यू होगा, तो ये ना हो करके हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा उल्टे दिशा में लिखना पड़ेगा। तो क्यू जो है इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी के बेस पर होगा। तो टेप यहां पर वृद्धि लिखा ना, ताप में वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है परिवर्तन। तो हमारे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई डेल्टा टी होगा। अब इसी जगह पे हमें समझना होगा कि अगर वो C स्थिर आयतन पर होगा तब होगा डेल्टा E बाई डेल्टा टी, और अगर वो Cp हुआ यानी कि स्थिर दाब पर हुआ तो डेल्टा H बाई डेल्टा टी होगा। तो यहां जो आप देख रहे हो यहां पर Cv मतलब होता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और बाकी चीजें जानते हो क्या क्या चीजें हैं। और Cp इसका मतलब हुआ स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब इस बारे में लेकर हम बात करते हैं कि इस ऊष्माधारिता एक्चुअली होता क्या है। तो ऊष्माधारिता का मतलब होता है कि अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो वो कितनी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए वो कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है। तो इसको मैं परिभाषित करते हुए चलूंगा यहां पर अलग अलग चीजों में, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि के लिए ग्रहण की गई ऊष्मा को हम कहते हैं ऊष्माधारिता। शॉर्ट में लिखा है मैंने। किसी भी तंत्र की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा देने पड़ते हैं उसे हम कहेंगे उसकी ऊष्माधारिता। ऊष्मा यहाँ पर, ऊष्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर ऊर्जा से रिलेट करता है, तो ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो बढ़िया सा परिभाषा हमारे पास है। विशिष्ट ऊष्माधारिता, अलग अलग शब्द आएंगे। अब विशिष्ट शब्द होता है 1 ग्राम पदार्थ के लिए। तो यहां पर कहेंगे 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा वह ग्रहण करती है या जितनी वो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को हम उसकी ऊष्माधारिता कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोला यहां पे? विशिष्ट ऊष्मा। अगर हम मोलार ऊष्मा की बात करते हैं तो 1 मोल तंत्र या 1 मोल पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको उसकी मोलार ऊष्माधारिता कहेंगे। विशिष्ट ऊष्माधारिता को C से दर्शा रहे हैं, जबकि मोलार ऊष्माधारिता को Cm से दर्शा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 प्रकार की क्रियाओं के बारे में हम जान लें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? आपने कई अभिक्रियाएं देखे होंगे कि वो जब होता है तो गर्मी उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है माध्यम। अम्ल और क्षार को मिला दो, नींबू को आपने खाने के सोडा में मिला दिए तो क्षार हो गया सोडा और अम्ल है नींबू का वो जूस है। उन दोनों को मिलाते हैं और आप थोड़ा सा चेक करिएगा, हाथ में ही रख के मिला दीजिए, इतना आग नहीं लग जाएगा, देखो गर्म हो जाएगा वो। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया किस टाइप की? ऊष्माक्षेपी टाइप की है। तो याद रखना अधिकांश अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी टाइप की ही होती है ना। कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऊष्माक्षेपी, जिसकी वजह से इतनी गर्मी मिलती है जिससे हम खाना बना लेते हैं। कोयला जलता है, लकड़ी जलता है, ये भी एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया ही है। तो ये ऊष्माक्षेपी क्रियाओं में आएगा। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा निकल रहा होगा।
ऊष्मा निकलने का मतलब होता है कि उत्सर्जित हो रही, गर्मी निकल रहा है। गर्मी निकल रहा मतलब उससे तंत्र की ऊर्जा में कमी आ रही है, वहां से निकल रहा है ना वो, तो तंत्र की ऊर्जा में कमी आ रही है। तो यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होगा? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं की खास बात क्या होगी कि डेल्टा एच आर और डेल्टा एच पी। आर मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की एंथैल्पी से उत्पाद की ऊष्मा कम होती है। उत्पाद की ऊष्मा कम है इसलिए एक्स्ट्रा जो बनता है वो निकल जाता है। जैसे मैं अगर यहां पर बोलूं एक अभिकारक है, बी भी एक अभिकारक है, अभिक्रिया करने के बाद मान लेते हैं ए बी बनता है या सी और डी बनता है। चलिए, आपकी आदत है सी और डी लिखने का, सी और डी बनता है, तो कुछ मात्रा यहां की ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा उत्पाद है। हम इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहां पर एक सेमी कॉलन का साइन लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ये चिन्ह है। तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव आएगा, एक्स वाई जेड जो भी आएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को दर्शाता है। एक्स वाई जेड कोई नंबर होगा, इतनी ऊष्मा निकली, तो नेगेटिव मतलब आप समझना कि वो ऊष्माक्षेपी है। तो यहां पर ऊष्मा निकल रहा है। अगर हम इसको इस तरफ लिखेंगे तो ना माइनस में लिखेंगे ना, माइनस क्यू करके, तो ये एक तरीका है। तो याद रखना इसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी है। क्या लिखा हुआ है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की कुल ऊष्मा से उत्पाद की कुल ऊष्मा कम होता है, उत्पाद की कुल ऊष्मा कम होता है। उत्पन्न ऊर्जा से वास्तविक संख्यात्मक मान को उत्पाद की तरफ, अगर उत्पाद की तरफ लिखते हैं तो प्लस में लिखेंगे, लिखा है ना, अलग अलग तरीके से बोला जाता है, पर यह समझ लें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की तुलना में उत्पाद की ऊष्मा कम होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल समझ में आया? चलिए, तो ऊष्मा शोषी तो अब समझ में आ गया होगा क्या होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की ऊष्मा अधिक होगा, तो डेल्टा एच आर से उत्पाद की ऊष्मा ज्यादा है। सो उत्पाद की ऊष्मा अगर ज्यादा है तो ऊष्मा ग्रहण करेगा, तो ए प्लस बी प्लस ऊष्मा, ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, सी प्लस डी। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण करेगा। कुछ अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। एक सिंपल सा क्रिया के बारे में बात करता हूं। यूरिया, गांव वाले बच्चे हो तो यूरिया को जानते हो, यूरिया क्या होता है, खेत वगैरह में डालने के लिए आते हैं। कभी खेल खेल में अगर आपने कभी किया हो तो आपको याद होगा, यूरिया पकड़ते हो और पानी में डुबाते हो तो ठंडा हो जाती है। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। दूसरा, ग्लूकोज को पानी में घोलते हो ठंडी हो जाती है, वो तो समझ में नहीं आएगा ठंडा हुआ है, लेकिन कभी चोरी कर लेते हो, ग्लूकोज को सीधा चम्मच से उड़ाए पाउडर और मुंह में डाल दिया, और जैसे उसको चूसने की कोशिश करते हो तो लार जो है पानी, यानी कि पानी जाके मिलता है, तो जैसे वो ग्लूकोज घुलने लगता है आपको ठंडकता महसूस होती है। देखें आपने, वॉशिंग पाउडर को पानी में घोलते हो तो गर्म हो जाता है, ये ऊष्माक्षेपी है। ग्लूकोज का पानी में घुलना ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया है, क्या है, वो आप मतलब तय करिए अपने, आपके जिंदगी में प्रैक्टिस वाली चीज है ये। तो ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। मैं अगर आपको दो वस्तुएं रख दूं, ए और बी, और आपसे पूछूंगा कि इनमें कौन सा, किसमें ऊष्माक्षेपी हो रहा है, किसमें ऊष्मा शोषी हो रहा है, तो क्या कैसे पता लगाओगे? जो गर्म हो रहा होगा वो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब उसमें से गर्मी निकल रहा है, जो वातावरण को, सराउंडिंग को जा रहा है, और धीरे धीरे जो गर्म है वो ठंडा होते जा रहा है। ठंडा हो रहा है मतलब इसकी ऊष्मा बाहर निकल रही है। आपने खुद ही देखा है यार इस चीज को, आपका शरीर एक सामान्य ताप पर गर्म रहता है तो वातावरण आपको सिंपल लगता है, लेकिन जब आपका शरीर ठंडा हो जाए तो बाहर एकदम गर्मी लगेगा आपको,
और जब आपका शरीर गर्म हो जाए तो आपको ठंडी लगती है। बोलो, आपका शरीर गर्म हो गया है, खुद गर्म हो गया मतलब आप गर्मी अपनी टेम्परेचर को बाहर निकाल रहे हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? उस टाइम पे ठंडकता महसूस होती है। यानी आपके शरीर से जब ऊष्मा निकलता है तो आपको ठंडकता महसूस होगी। आपके शरीर पे गर्मी आता है तो आपको गर्मी महसूस होगा। तो क्या मतलब है, इसको समझो कि गर्म से ठंडा की ओर ऊष्मा का क्या होता है? जाना होता है। तो ऊष्मागति द्वितीय नियम में हमने ये पढ़ा है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा जब पढ़ें तो उसको सोचें। दूसरा कोई टीचर भी अगर कुछ भी बोल रहा होगा ना, तो 2% 3% ही आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि आपका सेल्फ उस जगह पे बैठ के उसको सोचना जरूरी है कि क्या कह रहे हैं। आप जब मैं बोलना शुरू करूंगा, आपको सोचने की मजबूर करूंगा, तो मेरे सोचते तक, मेरे बोलते तक आप जब सोचना शुरू करेंगे तो आपका अगले कोई बातें आ जाएंगी और आप उस चीज को सोच नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फील करना जरूरी है। चलिए सब आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या लिखे हैं, या कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो 2 प्रकार के देखिए। चलिए, और क्या, अनुत्क्रमणी प्रक्रम उत्क्रमणी प्रक्रम से में क्या अंतर है? ये ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में बोल रहा है, तो ये आपके सेल्फ पढ़ने का है। आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रक्रम जैसे समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये सब जब जानते हो ना, उत्क्रमणी प्रक्रम, ये प्रक्रम आपको पढ़ने का है, सेल्फ करने का है। ये मेरे बताने का नहीं है। जहां पे बताना हो आप मुझे बता दीजिएगा, बता दूंगा। तो ये सेल्फ है आपका। ऊष्मागतिकी प्रक्रम जैसे समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, सम आयतनी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, ये आपको पढ़ना है। मतलब कोई भी घटना हो रही तो इन प्रक्रम के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी ये आपका सेल्फ है। यहाँ पर कार्य और ऊर्जा की अवधारणा को बताना है, ऊष्मा की अवधारणा को। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए, जो कि मैंने भी बताया। एंथैल्पी एवं एंथैल्पी परिवर्तन को समझाइए। जो एंथैल्पी समझाया था उसी पर एंथैल्पी परिवर्तन को भी समझा दिया था मैंने। खत्म। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सारे होमवर्क लेके आना है, तो बहुत सारे होमवर्क हैं आपके पास आज। ठीक है, चलिए, ओके। स्पीड तो नहीं हुआ ना? ठीक है।